उनको तो ये पता भी नहीं रहता होगा बाद में मरने के बाद कि उसका क्या हुआ, वो डिसीजन उनका सही था गलत था, उसके रिपरकशंस क्या हुए, जिन लोगों को वो पीछे छोड़ गए हैं जो उनके हमदर्द थे उनका कितना बुरा हाल हुआ, या जिसको कहीं ना कहीं दर्द पहुंचाने के लिए या सबक सिखाने के लिए आपने कदम उठाया, उसने वो सबक सीखा भी कि नहीं सीखा, या उसका कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। भूख के स्वप्न में तैरती थी मछलियां, उसने मथ डाले तमाम नदी तालाब और सागर। क्षितिज छूने की होड़ थी उसकी दौड़ में, मजबूत होती मांसपेशियों में लहराता था ताकत का परचम। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा अलग है। आज के एपिसोड में हम एक बड़े ही गंभीर विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसी विषय के मद्देनज़र हम दो कविताएं पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक कविता हिंदी में है और एक दूसरी जो कविता है वो अंग्रेज़ी में है। बहुत छोटी सी कविता है, उसका मैंने एक बड़ा ही लूज़ हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश भी की है। इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है और एक केस हुआ है, और मैं उस केस की डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी की ट्रेजेडी पे हम चर्चा करें, और वो मुझे नैतिक मेरे हिसाब से नहीं लगता। तो हम उस ट्रेजेडी पे नहीं जाएंगे जो कदम उस शख्स ने उठाया, उसी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्यों उठाया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा छुपा हुआ है जो मुझे लगता है कि इस वक्त भारत में नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा वो मुद्दा है। और वो जो मुद्दा है वो है जो विषय है वो मेंस मेंटल हेल्थ, या जो पुरुष हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। क्योंकि आम तौर पर एक धारणा जो बनी हुई है, जो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, और ये जो लाइन हम लोगों को बचपन से घोंट घोंट के पिलाई जाती है, स्पेशली जब जो सूचना क्रांति जब नहीं आई थी, इतनी बड़ी इंटरनेट नहीं था, जब हम लोग 90s में बड़े हो रहे थे और उसके पहले, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम भी अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को, लड़कों को थोड़ा रफ बनाने के चक्कर में उनको हम रोने नहीं देते, और उनको जो उनका जो मानसिक तनाव है उसको बाहर ना आने देने के लिए हम कई सारे जाने अनजाने उपाय करते हैं, और उसका अब जो हमें इफ़ेक्ट दिख रहा है वो बहुत ही गलत दिख रहा है समाज में। उसके पीछे कारण क्या है, ये तो एक मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनके लिए एक विषय है, ये चर्चा का विषय। कम से कम हमारे पॉडकास्ट पे तो मुझे नहीं दिखता क्योंकि ये हमारा साहित्यिक पॉडकास्ट है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि मैंने कहा क्यों ना थोड़ी बहुत कुछ बात हम इस पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दोनों कविताएं भी उसी पे जुड़ी हुई हैं, जो मर्दों का, जो पुरुषों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को, जैसा कि मैंने बोला, बचपन से एक माचो इमेज, एक रफ टफ मर्द की जो इमेज दिखाई जाती है, जाने अनजाने जो हमारे पेरेंट्स हमको वो चोला उड़ा देते हैं, उसके चलते हम अपने दर्द को दबाना सीख जाते हैं, और दर्द को दबाना ही नहीं, दर्द को पालना भी सीख जाते हैं। मुझे एक फिल्म याद आती है, सनी देओल की थी, घातक। उसमें उनके पिता अमरीश पुरी बने थे। अमरीश पुरी एक डायलॉग बोलते हैं कि बेटा गुस्से को पालना सीखो, और मुझे लगता है कि शायद गुस्से को पालना नहीं चाहिए किसी भी तरीके, क्योंकि गुस्सा भी एक तरीके का पेन है, क्रोध भी एक तरीके का दर्द है। क्योंकि क्रोध होगा तो, चूँकि दर्द मिला होगा तो क्रोध आएगा,
मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पालना चाहिए। उनको किसी न किसी तरीके से रिलीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे आसपास जो समाज है, सोसाइटी है, समाज का एक बिगड़ा हुआ रूप भी है, लेकिन समाज का एक अच्छा रूप भी है। हमारे हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार है, हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जिसमें आप मदद मांग सकते हैं। तो एक एक्चुअली जो अंग्रेज़ी वाली कविता है वो उसी कम्युनिटी को लेकर लिखी गई है कि सीक हेल्प, मदद मांगे। अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टे ख्याल आ रहे हैं, जिस भी ट्रेजडी से आप गुज़र रहे हैं या जिस भी कष्ट से आप गुज़र रहे हैं, वो इतना ज़्यादा वो कष्ट या वो दर्द बढ़ गया है कि आपको अपने जीवन को ख़त्म कर देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं है, तो आप ऐसे ग्रुप्स को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए। हैं, मिलेंगे। आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लीजिए और उनको देखिए, उनको ढूंढिए, मिलिए, उनसे बात करिए। शायद हो सकता है कि क्योंकि जीवन को ख़त्म कर देना उसका इलाज नहीं है। अब देखिए, जिस भी वजह से लोग ये डिसीजन लेते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं रहता होगा बाद में, मरने के बाद, कि उसका क्या हुआ, वो डिसीजन उनका सही था, गलत था, उसके रिपरकशंस क्या हुए, जिन लोगों को वो पीछे छोड़ गए हैं, जो उनके हमदर्द थे, उनका कितना बुरा हाल हुआ, या जिसको कहीं ना कहीं दर्द पहुंचाने के लिए या सबक सिखाने के लिए आपने कदम उठाया, उसने वो सबक सीखा भी कि नहीं सीखा, या उसका कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ये भी पता नहीं चलता है अगर देखा जाए तो। देखिए, जो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात जो मैंने बोली थी, और वो सही नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप पुरुष हैं, आप मर्द हैं, आप आपकी जो इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, आप उनको दबाइए, और धीरे धीरे आप उनको दबाना सीख जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसका एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा उसका रिज़ल्ट सामने आता है नेगेटिव रूप में। तो अब इसके चलते होता क्या है कि जो कॉमन इश्यूज़ हैं पुरुषों में, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अननोटिस चली जाती हैं। और सोसाइटी में यहाँ तक कि जो उस चीज़ से गुज़र रहा होता है जो व्यक्ति, वो भी इसको नोटिस नहीं करता। उसको अपने बिहेवियर में, अपने थॉट प्रोसेस में, जिस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति है, वो उसको कुछ और समझ बैठता है, और उसको वो नोटिस नहीं करता। और जो हेल्प ढूंढने की जो मैं बात कर रहा था, सीक हेल्प, वो मदद भी वो ढूंढने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आता है कि ये किस चीज़ से ये गुज़र रहा है, कि ये डिप्रेशन हो सकता है या PTSD हो सकता है। अब देखिए, ना चाहते हुए भी ये जो एपिसोड है, ये थोड़ा बहुत अब चूँकि चर्चा उसकी शुरू हो गई है, तो ये एक मेंटल अवेयरनेस का एपिसोड बनता जा रहा है। क्या हो रहा है कि मेरे मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, मैं उनको बस बोलता जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी जो कविता है, उस कविता तक पहुँचने के लिए मुझे ये रास्ते तय करने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो सकारात्मक बदलाव है जो इसमें हो सकता है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्यान, मेडिटेशन जो एक्सरसाइज है, मैंने सुना वो बहुत मदद करती है। अभी मैं भी एक पर्सनल ट्रेजेडी से गुज़र रहा था, और मुझे बहुत हेल्प मिली। मैंने हेल्प मांगी। हिप्नोथेरेपिस्ट एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने हेल्प ली, और उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक्स बताई। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी टेक्निक्स है। आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं अगर आप उस चीज़ से गुज़र रहे हैं।
बहुत सारे सपोर्टिव नेटवर्क्स हैं, आप अगर आसपास ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे जो लोग प्रोफेशनली भी और इवन चैरिटी के तौर पर भी वो हेल्प करते हैं। तो ये था आज का जो चर्चा का विषय था। बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही रैंडम मैंने वो उठाया है, तो शायद पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाया हूँ, नहीं पहुँच पाया हूँ तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब आते हैं उन दो कविताओं पर। तो जो पहली कविता है वो हिंदी में है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है शरद कोकास, जो बैतूल मध्य प्रदेश से आते हैं। शरद जी की जो ये कविता है ये उसी बात को बताती है कि कैसे आदमी है, पुरुष है, कैसे धीरे धीरे करके दुनिया भर का बोझ लेते हुए और कैसे वो अपनी जो मनःस्थिति है जो वो कैसे बदलती जाती है उसकी, और अपने भावनाओं को दबाते 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 वो किस दौर से गुज़रता है और कैसे वो अपनी जो उसकी खुद की खुशियां हैं कैसे वो उसका जो पूरा मेंटल स्ट्रक्चर है धीरे धीरे बदलता चला जाता है। तो चलिए आप खुद भी जानिए कि कैसे ये कविता क्या कहती है। पक्षियों के पास पंख थे और आकाश में उड़ान के लिए कोई प्रतिबंध न था। वहीं रेंगने वाले जीव मुक्त थे अपने नर या मादा होने के बोध से। क्षणों में नाप लेते थे पृथ्वी विशालकाय जीव। यही था पुरुष का दुख कि सजीवों की श्रेणी में जन्म लेने और अपनी प्रजाति में स्तनपाई कहलाने के बावजूद उसके स्तनों में दूध नहीं था। स्त्री की तरह सारे अंग उसके पास थे, बस कोख नहीं थी। सो संतान को जन्म देने का सुख भी उसे हासिल न था। जिस अक्ल से उसने अपनी प्रजाति को यह नाम दिया, उसी अक्ल से उसने दुख को दूर करने के उपाय किए। स्त्री के गर्भ में बीज बोने से लेकर पृथ्वी के गर्भ में बीज बोने और इस प्रक्रिया में दोनों का स्वामी कहलाने के बीच बहुत कुछ घटना शेष था। इधर चांद की तरह बढ़ रहा था स्त्री का पेट और पांव थे कि अपने मुहावरे पे भारी हो रहे थे। इच्छा की आंख में था हिरण का ताजा मांस और ताकत स्वर्ण मृग बनने को विवश। पुरुष के अहम में अवसर की यह अनायास छलांग थी जो आगे चलकर उसकी सत्ता का नियामक बनने वाली थी। जंगल जंगल भागा वह हिरण, मोर, खरगोशों के पीछे। भूख के स्वप्न में तैरती थी मछलियां, उसने मथ डाले तमाम नदी, तालाब और सागर। क्षितिज छूने की होड़ थी उसकी दौड़ में। मजबूत होती मांसपेशियों में लहराता था ताकत का परचम। ये आज़ादी की प्राणवायु थी जो उसके फेफड़ों के विकसित होते प्रकोष्ठों में घर बना रही थी। उसके नासापुटों में थी दुधमुहे चांद की गंध जिसे झाड़ियों के पीछे उसकी स्त्री ने जन्म दिया था। उसके तीरों से बिंधकर काल के मुख में समाते प्राणियों के चेहरे उसकी संवेदना में विचलन पैदा करते, उसकी दया पर हावी होती उसके बच्चों की भूख। इस तरह उसने क्रूरता का समायोजन किया। जीत की खुशी लिए लौटता वह जंगलों पहाड़ों से, जिसे शब्दों में प्रकट करते हुए गर्वर हो उठता वह। शिकार न मिल पाने की स्थिति में हताशा इन्हीं शब्दों में बुदबुदाती। खींच की कमान से निकलते क्रोध का बाण जिसका पहला शिकार उसकी अपनी स्त्री होती। उसके पेट से जुड़ा था उसके आश्रितों का पेट, उसके नाम से उसका नाम जुड़ा था। परम पुरुष की शक्ल में ईश्वर को अपना नाम दे रहा था पुरुष। कृपाओं के एवज में जन्म ले रही थी अपेक्षाएं और वह इसे अपना धर्म समझ रहा था। गृह प्रबंधन के इस उद्यम में घर व घर से बाहर, श्रमिक, प्रबंधक की अलग अलग भूमिकाओं में जीता रहा वह। हक और फर्ज के द्वंद्व में, संतानों से अपेक्षाओं के मोहभंग में बिगड़ता रहा उसका मानसिक संतुलन। उसने इसे पुरुषोचित स्वभाव का नाम दिया। सदियों तक चलने वाले इस क्रम में पुरुषत्व के साथ किए पुरुषार्थ के उपक्रम में गुम होती गई उसकी अस्मिता। सामाजिक जिम्मेदारियों का एक विशाल पहाड़ था और बौने थे उसके निजी दुख। उसकी कमजोरी का पर्याय हो गए उसके आंसू,
व्यक्तिगत चिंता का विषय बनकर रह गई उसकी घुटन, सार्वजनिक चर्चा के दायरे में नहीं आ पाई उसकी पीड़ा। प्रकृति के साथ संयोग कर विश्व निर्मा का दर्शन बना हुआ है। बेहद उबाऊ और थकावट भरे इस काम के बीच यदा कदा उसने मनोरंजन के साधन जुटाए। ताज़ा दम होकर काम में जुटने से पहले कुछ आराम किया। नीति ने अपने शब्दकोश में इसे स्वार्थ का नाम दिया। कहीं कोई बयान अपने पक्ष में नहीं, अपने जैविक विकास के समर्थन में कोई पैरवी नहीं। अपने दायित्व बोध के साथ अब तक जुटा है पुरुष। एक भ्रम बना रखा है उसने अपने इर्द गिर्द, जो कछुए के कवच की तरह उसकी रक्षा करता है। वह सोचता है पृथ्वी उसी की पीठ पर टिकी है। तो ये बड़ी अच्छी कविता लगी मुझे, जिसमें कई सारे भ्रम जो पुरुष पाल कर चलता है, जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है आदमी का, उसका विकास हुआ है, और कैसे ही उसका जो मेंटल थॉट प्रोसेस है उसका कैसे एवोल्यूशन हुआ है, और कैसे उन बोझ के तले वो अपने दुख को बोलता नहीं है, कहता नहीं है, और उसके फिर जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। अब देखिए, मैं जो दूसरी कविता की बात कर रहा हूँ, ये दूसरी कविता है कि आप अगर आप किसी ऐसे चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो आप हेल्प मांगिए। और ये कविता उसी को दर्शाती है कि ये सोसाइटी है और सोसाइटी में आपको हेल्प मिल सकती है और मिलती है। तो ये जो कविता है ये अंग्रेज़ी में है, और ये इसकी जो ऑथर है, जो इसकी पोएट है, उनका नाम है रूपी कौर। बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी की कविताएं लिखती हैं, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इनका मटेरियल मिल जाएगा। तो बड़ी अच्छी कविता है। देखिए क्या बोलती हैं रूपी, कि मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं उसका हल्का सा एक लूज हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ। When the world comes crashing at your feet, it's okay to let others help pick up the pieces. When the world comes crashing at your feet, it's okay to let others help pick up the pieces. If we are present to take part in your happiness, when your circumstances are great, we are more than capable of sharing your pain. Community. तो ये कम्युनिटी की तरफ से, ये जो समाज है उसकी तरफ से ये कविता है, और बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल ये कविता है। और इसका मैंने एक बड़ा ही लूज सा हिंदी ट्रांसलेशन किया है। तो रूपी कहती हैं कि जब तुम्हारा संसार टूट के तुम्हारे कदमों में बिखर जाए तो दूसरों को भी टुकड़े उठाने दो, उनकी मदद लो। अगर हम अच्छे वक्त में तुम्हारी खुशियां बांट सकते हैं तो बुरे वक्त में तुम्हारा दुख भी। ये समाज बोलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूर्ण विराम लगाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी व्यस्त जीवन से जो भी है 15-20 मिनट निकाल के इस पॉडकास्ट को देखा, इन कविताओं को सुना, और अगर आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर आपको लगता है कि इट वाज वर्थ इट, तो हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए। धीरे धीरे करके ये कम्युनिटी हमारी बढ़ रही है और बन रही है रादर। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमें अपने जो फीडबैक है वो भी देते रहिए कि हमें और क्या करना चाहिए। कोशिश हमारी यही है कि जो हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू साहित्य है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम आपके सामने लाते रहें। बहुत सारे प्रोग्राम हम करते हैं। हमारी एक गज़ल राइटिंग की मास्टर क्लास है, इसी चैनल पर आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे पोइट्स के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे पोइट्स का, ऑथर्स का हम इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो देखिए, उन वीडियोस को भी देखिए और सराहिए ऐसे ही, और हमारे साथ बने रहिए। अगली बार फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।